नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपको कहा था कि जो सब्जेक्ट हैं, जो भी सिलेबस हैं नर्सिंग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बिहार में जो संभावित सिलेबस है, हम उस सिलेबस के आधार पे जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसका हमने अलग से सीरीज़ लाया हुआ है। तो अभी जो आप ये सीरीज़ देख रही है माइक्रोबायोलॉजी का जो सूक्ष्म विज्ञान है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग आज कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने जो प्यार दिया है चैनल को, हमने बहुत ही कम समय में, मात्र 7-8 महीने में जो है कि 2000 सब्सक्राइबर पा लिया है, 2000 लोगों की फैमिली बन चुकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब आगे लिखित नर्सिंग की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी तो हम लोग उसका अच्छे से तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चलते हैं, शुरू करते हैं। जो आज का क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का, देखते हैं वो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है आपका, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। ठीक है, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का क्या होता है हिंदी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। ठीक है, तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके ऊपर जो अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर, वायरस के ऊपर, वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के पिता या जनक जिसे आप कहते हैं कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए क्या है ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट कोच, बी है आपका एडवर्ड जेनर, सी है आपका लुइस पास्चर, जबकि डी है आपका जोसेफ लिस्टर। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं वो हैं आपका ऑप्शन सी, लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, जिस भी शब्द के लास्ट में लॉजी लगा रहता है, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन। तो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है इसमें, बैक्टीरियोलॉजी में। बैक्टीरिया का अध्ययन में क्या आएगा, बैक्टीरिया का प्रकार, बैक्टीरिया किस प्रकार से रोग फैलाते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो टीके बनाए जाते हैं या मेडिसिन बनाए जाते हैं वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये पूरा अध्ययन किया जाता है बैक्टीरिया के ऊपर। तो बैक्टीरिया के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है वो आपका बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। तो बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है, ठीक है, जनक कौन है, तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका लुइस पास्चर, बी है आपका एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सी है आपका रॉबर्ट कोच, जबकि डी है आपका रोलन रॉस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी, रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच हो जाएगा इसका राइट आंसर, बैक्टीरियोलॉजी के पितामह। ठीक है, हालांकि आपको नाम याद रखने में थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन आपको याद रखना होगा अच्छे से नाम इसका, है ना। उसके बाद आगे चलिए, देखिए क्या है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता कौन है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है कि किसी भी चीज़ को सूक्ष्म जीव रहित करना। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन जब होता है ऑपरेशन थिएटर में, तो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन से पहले जिस भी भाग का ऑपरेशन होना है उसे जो है बिल्कुल साफ़ किया जाता है, सूक्ष्म जीव रहित किया जाता है। ठीक है, जैसे स्टरलाइज करना हुआ, तो एंटीसेप्टिक भी उसी प्रकार का एक प्रोसेस है जो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो प्रतिपादन किया था कि सर्जरी से पहले उस भाग को अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके पिता कौन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, आंसर ए है आपका फ्रेंकेल, बी है आपका रॉक्स एंड यर्सिन, सी है आपका लुइस पास्चर, जबकि डी है आपका जोसेफ लिस्टर। तो आपको याद रखिएगा एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं वो का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जोसेफ लिस्टर जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में, जर्म थ्योरी डिजीज का प्रस्ताव किसने दिया है। जर्म थ्योरी, जिसे आप रोग का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, रोग का सिद्धांत, कौन सा रोग है, किस प्रकार से फैलता है, कैसे फैलता है, इसके जो फैलने के कारक हैं, है ना, इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है, तो उसे जर्म का थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, रोग का सिद्धांत। तो इसका प्रस्ताव किसने दिया है, जर्म थ्योरी या रोग का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका जोसेफ लिस्टर, बी है आपका लुइस पास्चर, सी है आपका रॉबर्ट कोच, जबकि डी है आपका फ्रेंकेल।
ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, लुईस पास्चर। ठीक है, जिन्होंने जर्म थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पे ह्यूमन में, मनुष्य में रोग पैदा करने वाला पहला बैक्टीरियम कौन था। समझिए कि मनुष्य के अंदर जो सबसे पहला बैक्टीरिया के द्वारा रोग हुआ था वह रोग कौन सा था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप टीबी कहते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, जो कि लेप्रोसी का कारक है। सी है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, उसके बाद डी है आपका विब्रियो कोलेरा। ठीक है, तो ह्यूमन में रोग पैदा करने वाला जो सबसे पहला बैक्टीरिया था वो आपका ऑप्शन बी था, राइट आंसर। ऑप्शन बी में क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि लेप्रोसी का रोग कारक है। लेप्रोसी आप जानते हैं जिसे आप कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग। चलिए अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। विब्रियो कोलेरा का खोज किसने किया था। विब्रियो कोलेरा क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसके कारण जो है आपको कोलेरा होता है। ठीक है, और कोलेरा में क्या होता है, आपको जो स्टूल होता है आपका बिल्कुल राइस वाटर स्टूल होता है, और स्टूल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो विब्रियो कोलेरा का खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट कोच, बी है आपका रोनाल्ड रॉस, सी है आपका निकोलियर, जबकि डी है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो विब्रियो कोलेरा का जो खोज किया था वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच के द्वारा विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया का खोज किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहला सफल इम्यूनाइजेशन किसने किया था। स्मॉल पॉक्स आप लोग जानते हैं, छोटी माता जिसे आप कहते हैं, तो उसके लिए जो इम्यूनाइजेशन है, उसके लिए जो टीके लगाए गए, वो टीका सबसे पहला सफल टीका का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए आपको पता है स्मॉल पॉक्स ऑलरेडी इंडिया से जो है इरेक्टेड हो चुका है, इंडिया से वो खत्म हो चुका है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, अब होता है आपका क्या, चिकन पॉक्स होता है, जिसे आप बड़ी माता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है आपका लुईस पास्चर, बी है आपका थियोडोर एस्टेवन, सी है आपका एडवर्ड जेनर, डी है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्मॉल पॉक्स के लिए जो सबसे पहला टीका बनाया गया था वो आपका ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्टरलाइजेशन तकनीक, ठीक है, टेक्निक आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। स्टरलाइजेशन टेक्निक, स्टीम स्टरलाइजर, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव का वर्णन किसने किया है। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसका स्टरलाइज करने का टेक्निक, स्टरलाइज मीन्स होता है बिल्कुल किसी भी सतह को या किसी भी वस्तु को बिल्कुल सूक्ष्म रहित करना। ठीक है, स्टीम स्टरलाइजेशन होता है ताप के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हॉट एयर में क्या होता है, आप इससे जो है गर्म हवा के द्वारा जो है उसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ऑटोक्लेव आप जानते हैं, ऑटोक्लेव से जो है सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑपरेशन में जो प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसे स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसका वर्णन किसने किया था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट कोच, बी है आपका लुईस पास्चर, सी है आपका जोसेफ लिस्टर, ठीक है, और डी है आपका नल्ला एंड रस्का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो स्टरलाइजेशन का जो टेक्निक है या ऑटोक्लेव है उसका वर्णन जो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो लुईस पास्चर हैं, लुईस पास्चर के द्वारा इन स्टरलाइजेशन टेक्निक ऑटोक्लेव का वर्णन किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लुईस पास्चर। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के खोजकर्ता कौन है। पेनिसिलिन आप लोग जानते हैं एंटीबायोटिक है जो कि हम लोग फीवर पे खाते हैं, हम लोग फीवर आने पे या किसी प्रकार का एंटीबायोटिक अटैक जब होता है, ठीक है, जो बैक्टीरियल अटैक होता है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था ये हम देखते हैं। ऑप्शन देखिए, ए है आपका एडवर्ड जेनर, बी है आपका वाक्समैन, सी है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जबकि डी है आपका नन ऑफ दीज। तो पेनिसिलिन के खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं आपका ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। वह बैक्टीरिया जो 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है।
वैसे बैक्टीरिया, वैसे जीवाणु जो इस टेम्परेचर पे 20 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री के टेम्परेचर पे अपना वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ, ऑप्शन ए है आपका थर्मोफिलिक, बी है आपका मीसोफिलिक, सी है आपका साइक्रोफिलिक, डी है आपका हाइपोथर्मोफिलिक। तो आपको बता दें, इस प्रकार का इस इन्वायरमेंट में, इस टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीसोफिलिक कहते हैं उसे। ठीक है, मीसोफिलिक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो 20 से 50 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना ग्रो कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हॉस्पिटल में मरीज के भर्ती के दौरान, ठीक है, कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, भर्ती के दौरान यदि कोई नया इन्फेक्शन उसे होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, हॉस्पिटल के भर्ती के दौरान यदि कोई नया इन्फेक्शन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, बी है आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन, सी है आपका री इन्फेक्शन, जबकि डी है आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो आपको बता दें कि हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान या हॉस्पिटल में रहने के दौरान अगर जो उसे कोई नया इन्फेक्शन होता है तो वो आपका ऑप्शन बी नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। इन्फेक्शन होने के बाद फर्स्ट सिम्टम्स के दिखने के बीच का अंतर क्या कहते हैं? ठीक है, आपको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद, ठीक है, आपको फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है उसके बीच का समय, ये वाला समय, यहाँ से आपको इन्फेक्शन हुआ, ये आपको यहाँ पे पहला सिम्टम्स दिखा। मान लेते हैं कि एक सर्दी को पकड़ते हैं, ठीक है, सर्दी भी क्या है, वो इन्फेक्शन ही है एक प्रकार का। तो सर्दी का बैक्टीरिया जो है या वायरस जो है आपके शरीर में आज प्रवेश किया है इस दिन, ठीक है, लेकिन आपको इस दिन से छींक आना शुरू हुआ, इस दिन आपको फीवर आया, ठीक है, इस दिन से आपका नोज़ जो है रनिंग हो गया, वाटरी नोज़ हो गया, नाक से पानी बहना शुरू हुआ, तो इस दिन से लेकर के इस दिन के बीच का जो समय है ये पूछा जा रहा है। तो इस दिन से इस दिन का जो बीच का समय है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका लेटेंट पीरियड, बी है आपका सेप्टिक पीरियड, सी है आपका इंक्यूबेशन पीरियड, जबकि डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दें, इन्फेक्शन होने के बाद पहला सिम्टम्स के बीच का जो अंतर होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि ऑप्शन सी कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। किस बैसिलस को कोच बैसिलस के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है, ये पूछा गया है ऑलरेडी एमपी स्टाफ नर्स में। किस बैसिलस को कोच बैसिलस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी का कारक है, बी है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का कारक है, सी है आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो कि आपका टेटनस का कारक है, सी है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि एंथ्रेसिस एक बीमारी होता है, एंथ्राइसिस जो कि आप फंगस के द्वारा एक होता है, ठीक है, एक फंगस टाइप, वो पैर में घाव टाइप का कुछ हो जाता है उसमें। ठीक है, तो किसको कोच बैसिलस के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, माइकोबैक्टीरियम टीबी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ही कोच बैसिलस भी कहा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब एक मरीज पहले से इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, कोई पेशेंट है जो कि पहले से ही उसे इन्फेक्शन है, ठीक है, और वो इन्फेक्शन से ग्रसित है, सफरिंग कर रहा है, जो अन्य मरीज या स्रोत से उसे प्राप्त हुआ उसे क्या कहा जाता है? कोई व्यक्ति है जिसे कि किसी दूसरे पेशेंट से या किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी और स्रोत से, यानी मच्छर, मक्खी या फिर किसी भी स्रोत से जो है उसे इन्फेक्शन हुआ है, तो वो इन्फेक्शन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन, बी है आपका लेटेंट इन्फेक्शन, सी है आपका क्रॉस इन्फेक्शन, जबकि डी है आपका कंटाजियस। आपको बता दें, अगर किसी व्यक्ति जो कि पहले से इन्फेक्शन है उसको, या फिर उसे जो है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी स्रोत के द्वारा उसे फिर से इन्फेक्शन हुआ है, तो वो आपका ऑप्शन सी यानी कि क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन, किसी व्यक्ति के द्वारा फैला हुआ इन्फेक्शन जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को जो रोग पैदा करते हैं उसकी रोग पैदा करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए है आपका इन्फेक्टिविटी, बी है आपका पैथोजेनिसिटी,
सी है आपका कंटाजियस एबिलिटी, डी है आपका इन्वेसिवनेस। ठीक है, तो इन्फेक्शन फैलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो डिजीज पैदा करने की जो क्षमता है वो आपका इन्फेक्टिविटी यानी कि ऑप्शन ए कहलाएगा। ठीक है, इन्फेक्टिविटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्या है, वह कौन सा केमिकल एजेंट है जो जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकता है। केमिकल रसायन है जो कि यहाँ पे बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका जर्मिसाइड, बी है आपका स्टेरिलेंट, सी है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक, जबकि डी है आपका स्टरलाइजेशन। तो जीवाणुओं का वृद्धि को रोक रहा है। ठीक है, ये जीवाणु को किल नहीं कर रहा, किल कर रहा है तो वो स्टरलाइजेशन कहलाता है। अगर वृद्धि को रोक रहा है तो वो आपका ऑप्शन सी बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से स्टरलाइजेशन के लिए मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, सबसे यूजफुल मेथड कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ए है आपका सनलाइट, बी है आपका ऑटोक्लेव, सी है आपका फिल्ट्रेशन, जबकि डी है आपका ड्राइंग। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन कह रहा है यहाँ पे डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में अंतर होता है। ठीक है, आपको एक बार हम समझा देते हैं। देखिए डिसइंफेक्शन जिसे आप कहते हैं, डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि किसी भी जगह या किसी भी वस्तु को, ठीक है, वहाँ के जो बैक्टीरिया वायरस हैं उसकी वृद्धि को रोका जाता है। ठीक है, ताकि वृद्धि उसका जो है रुक जाए, बैक्टीरिया पनपे नहीं। ठीक है, और स्टरलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी जगह को बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन करना, जो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको बिल्कुल पूरी तरह से किल कर देना, वो स्टरलाइजेशन कहलाता है। जबकि वृद्धि को रोकना वो डिसइंफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टरलाइजेशन के लिए मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देना, किल कर देना। तो 17 का ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव एक मशीन होता है। ठीक है, एक ऐसे इस प्रकार से प्रेशर कुकर की तरह एक मशीन होता है। इसमें इस तरह से बने होते हैं, इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट रख करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक होता है और इसे जो है फंक्शन किया जाता है, जिसमें से 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। तो जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट होंगे वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से गैस गैंग्रीन का क्या कारण है। गैस गैंग्रीन आप जानते हैं, गैंग्रीन एक कंडीशन है जब किसी भी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में अगर जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है अच्छे से, ठीक है, तो वो गैंग्रीन, या फिर आप समझ लीजिए वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल काला पड़ जाता है और डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से गैस गैंग्रीन का कारण है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, सी है आपका सी बोटुलिज्म, जबकि सी में है दोनों बोथ, जबकि डी में है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो गैस गैंग्रीन के लिए जो कारक है वो आपका क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ठीक है, गैस गैंग्रीन के लिए, गैंग्रीन क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर ऑक्सीजन की वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, ऑक्सीजन सही से वहाँ सप्लाई नहीं हो पाया, तो वहाँ पे क्या होता है, जो धीरे धीरे जो वहाँ के टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ के सेल होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, एक प्रकार का घाव हो जाता है। ठीक है, और उस घाव में जो बैक्टीरिया का जो प्रवेश होता है वो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से हैंसेन डिजीज़ को किस नाम से जाना जाता है। हैंसेन डिजीज़ किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका लेप्रोसी, बी है आपका गोनोरिया, सी है आपका ट्यूबरक्लोसिस, डी है आपका सिफिलिस। ठीक है, तो हैंसेन डिजीज़ लेप्रोसी का भी एक नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए लेप्रोसी, जिसे आप कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग जो है हैंसेन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, सिफिलिस जिसके द्वारा फैलता है। ठीक है, जिस बैक्टीरिया वायरस के द्वारा कोई भी रोग फैलता है तो उसे कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो सिफिलिस किसके द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका ट्रेपोनेमा परट्यूनी, बी है आपका ट्रेपोनेमा पैलिडम, सी है आपका ओलेप्टोस्पाइरा, जबकि डी है आपका एन गोनोरियाई। तो सिफिलिस के लिए आप जानते हैं, सिफिलिस जो है एक एसटीडी है। एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़।
ठीक है, यौन संचारित रोग है ये। तो सिफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। देखिए, फाइलेरिया किसके कारण से होता है। फाइलेरिया आप जानते हैं जिसको हाथी पाँव बोलते हैं हिंदी में। हाथी पाँव मतलब उसका जो पैर है, पेशेंट का जो पैर है वो बिल्कुल हाथी के पाँव की तरह मोटा हो जाता है। ठीक है, उसे ही फाइलेरिया कहते हैं। तो फाइलेरिया किसके कारण होता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया वायरस है जिसके कारण फाइलेरिया होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका टीनिया सेजिनेटा, बी है आपका एस्केरेसिस लम्ब्रियोक्वाइड्स, सी है आपका बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, डी है आपका एंटीमोबा हिस्टोलाइटिका। तो आपको बता दें फाइलेरिया जो है एक मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है, एक मक्खी के अंदर जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे आप बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, वो मक्खी के शरीर के अंदर ही वो ये वाला बैक्टीरिया जो है पलता है। अगर वो मक्खी अगर जो काट लिया जाता है किसी भी पेशेंट को, अगर उन्हें फाइलेरिया का जो दवा खिलाया जाता है, आप जानते हैं साल में गवर्नमेंट के द्वारा फाइलेरिया का टैबलेट खिलाया जाता है, तो वो टैबलेट अगर जो नहीं सही से खाया है, अगर जो वो मक्खी के द्वारा अगर जो काट लिया गया है उनको, तो उन्हें फाइलेरिया होने की संभावना जो है अधिक हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी प्रतिरक्षा बच्चे को अपनी माँ के दूध और प्लासेंटा के द्वारा प्राप्त होती है। इम्यूनिटी जानते हैं आप, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो बच्चा जो छोटा बच्चा है उसके माता के दूध में और प्लासेंटा, माँ का जो प्लेसेंटा है जिसके द्वारा बच्चा गर्भ में पलता है, जिसके द्वारा गर्भ में बच्चा को खाना पीना सारा न्यूट्रिशन मिलता है, तो उससे कौन सा इम्यूनिटी उन्हें प्राप्त होता है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, बी है आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, सी है आपका आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जबकि डी है आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं आप नेचुरली मिल रहा है, माँ का दूध नेचुरल है, प्लासेंटा नेचुरल है। ठीक है, तो नेचुरल ही होगा। आर्टिफिशियल मीन्स होता है मानव निर्मित। ठीक है, तो नेचुरल एक्टिव में क्या होता है, कुछ ऐसे इम्यूनिटी होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि आप मम्स जानते हैं, गलसुआ जिसको आप कहते हैं, तो बच्चों में गलसुआ एक बार ही होता है। ठीक है, जैसे ही एक बार मम्स हुआ, बच्चे को गलसुआ हुआ, तो बॉडी क्या करता है, मम्स के प्रति इम्यूनिटी को हमेशा के लिए लाइफ टाइम क्या करता है, बना लेता है। तो ये नेचुरल एक्टिव कहलाता है। ठीक है, लेकिन नेचुरली अगर जो माता पिता के द्वारा या प्लासेंटा के द्वारा बच्चे को मिलता है तो ऑप्शन ए यानी कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन किस प्रकार की लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडीज़ आप जानते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ होता है जो कि किसी बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है। इम्यूनोग्लोबुलिन का भी वही काम है। ठीक है, तो ये किस लिम्फोसाइट के द्वारा पैदा की जाती है, प्रोड्यूस मीन्स होता है इसका कैसे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका बी लिम्फोसाइट, बी है आपका टी लिम्फोसाइट, सी है आपका बोथ ऑफ दीज, जबकि डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बता दें कि एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन का जो प्रोडक्शन का काम होता है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट के द्वारा ही एंटीबॉडीज़ शरीर में बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विडाल टेस्ट निम्न में से किस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट के द्वारा किस रोग को पता लगाया जाता है। डायग्नोसिस में उसका निदान करना। ठीक है, तो किस रोग के प्रति डायग्नोसिस कर करके जो है कि डिजीज़ का पता लगाया जाता है। विडाल टेस्ट आप जानते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका टाइफाइड फीवर, बी है आपका मलेरिया, सी है आपका एड्स, जबकि डी है आपका लेप्रोसी। तो विडाल टेस्ट जो किया जाता है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, टाइफाइड के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए। ठीक है, और टाइफाइड फीवर में क्या होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका जीआई प्रभावित होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मेंटॉक्स टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए था और मेंटॉक्स टेस्ट किसके लिए है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, सिफिलिस और टेटनस। तो आपको बता दें मेंटॉक्स टेस्ट जो किया जाता है वो आपका ऑप्शन ए टीबी के लिए किया जाता है। ठीक है, टीबी के लिए किया जाता है। इसमें क्या करता है, अर्ली पेशेंट का जो है अर्ली अस्पटम यानी उसका खखार थूक जो है टेस्ट के लिए भेजा जाता है और उसमें मौजूदगी देखी जाती है किस बैक्टीरिया का, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है,
तो ये 25 क्वेश्चन हमने जो अभी डिस्कस किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ठीक है। हालांकि हर एक सब्जेक्ट का सेकंड सीरीज़ भी हम लोग लाएंगे। अब एक सब्जेक्ट और बच गया है आपका सेक्रेटरी का, ठीक है। तो सेक्रेटरी का जो है हम अगले दिन डाल देंगे वीडियो सेक्रेटरी का। और सेक्रेटरी में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम जो है वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही डील करेंगे। उसके बाद सिलेबस आने का हम लोग इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सिलेबस बीटीएससी के द्वारा आता है तो हम लोग फिर सिलेबस के आधार पर तैयारी करेंगे, ठीक है। ये बाकी ये हमने क्वेश्चन आंसर की दे दिया है यहाँ पे। आंसर की से आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के आप वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। दोस्त को देने वाला गिफ्ट है कुछ नर्सिंग के लिए, तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी कुछ भी अपडेट आता है नर्सिंग से रिलेटेड तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।